कभी एक ऐसे आइडिया के बारे में सोचिए जिसमें इतनी ताकत हो कि वो सदियों पुराने साम्राज्यों को उखाड़ फेंके और दुनिया का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल डाले। ये कहानी राष्ट्रवाद की है और ये समझने की है कि कैसे इस एक भावना ने आज के यूरोप को जन्म दिया। 100 साल से कुछ ज्यादा पहले का यूरोप आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये देशों का नहीं बल्कि राजाओं और सम्राटों की साम्राज्यों का एक उलझा हुआ नक्शा था। तो फिर हुआ क्या जिसने इस पूरे सिस्टम को ही बदल कर रख दिया? ये जो साम्राज्यों का महाद्वीप था वो आज के राष्ट्रों का महाद्वीप बना कैसे? इस जबरदस्त बदलाव के पीछे कोई सेना या राजा नहीं बल्कि एक आइडिया था, एक बहुत ही शक्तिशाली आइडिया। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां राष्ट्र शब्द का कोई मतलब ही नहीं था। ये साम्राज्यों का दौर था। आपकी पहचान इस बात से नहीं थी कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, बल्कि इस बात से थी कि आपका राजा कौन है। और फिर मैदान में उतरा राष्ट्रवाद, एक आइडिया जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि भाई लोग किसी राजा की जागीर नहीं बल्कि एक राष्ट्र का हिस्सा है। पर यकीन मानिए ये आइडिया इतना क्रांतिकारी था कि इसने पूरे यूरोप में क्रांति और युद्ध की आग लगा दी। तो ये चिंगारी भड़की कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई 1789 में फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने राष्ट्रवाद के आइडिया को पूरे यूरोप में फैला दिया। क्रांति से पहले का फ्रांस, सोचिए, एक ऐसा समाज था जो बुरी तरह बटा हुआ था। एक तरफ थे पादरी और अमीर लोग जिनके पास सारी ताकत थी, सारा पैसा था, और दूसरी तरफ थी आम जनता जो सारे टैक्स चुकाती थी पर जिसकी कोई सुनता नहीं था। तो ये एक ऐसे ज्वालामुखी जैसा था जो बस फटने ही वाला था। और फिर वो ज्वालामुखी फटा। क्रांतिकारियों का एक ही नारा था जो 3 शब्दों में गूंज उठा: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था कि फ्रांस अब किसी राजा का नहीं बल्कि अपने नागरिकों का एक राष्ट्र है। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नाम उभरा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने न केवल फ्रांस पर कंट्रोल किया बल्कि अपनी सेनाओं के साथ क्रांति के इन विचारों को पूरे यूरोप में ले गया। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया वहां उसने पुराने सामंती सिस्टम को खत्म किया, कानून सबके लिए बराबर कर दिया। लेकिन इन सुधारों को लागू करते करते उसने अनजाने में लोगों की अपनी पहचान को मिटाने की कोशिश की, और इसी का नतीजा ये हुआ कि फ्रांसीसी शासन के खिलाफ स्पेन, जर्मनी, इटली के लोगों में अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान की भावना और ज्यादा मजबूत हो गई। अच्छा, नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के पुराने राजाओं ने सोचा, चलो सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। 1815 में वियना कांग्रेस में वो सब मिले ताकि राजशाही को वापस लाया जा सके और राष्ट्रवाद के इस खतरनाक आइडिया को कुचल दिया जाए। लेकिन वो एक गलती कर रहे थे। एक बार जब कोई आइडिया लोगों के दिलों में बस जाए ना, तो उसे आप दबा नहीं सकते। और राष्ट्रवाद के इस ताकत का सबसे बड़ा, सबसे ड्रामाई उदाहरण हमें देखने को मिलता है जर्मनी के एकीकरण में, जो उस समय 39 अलग-अलग राज्यों का एक ढीला-ढाला ग्रुप था। इस बिखरे हुए जर्मनी को एक करने का बीड़ा उठाया एक आदमी ने, ओटो वॉन बिस्मार्क। अब बिस्मार्क कोई सपने देखने वाला नेता नहीं था, वो एक पक्का यथार्थवादी था जो जानता था कि महान देश सिर्फ अच्छी अच्छी बातों से नहीं बनते। बिस्मार्क की जो पॉलिसी थी ना, वो उसके एक मशहूर बयान में बिल्कुल साफ झलकती है, लॉ और रक्त, यानी आयरन एंड ब्लड। इसका मतलब सीधा था, जर्मनी का एकीकरण भाषणों से नहीं होगा बल्कि युद्ध और फौलादी ताकत से होगा। और बिस्मार्क ने ठीक वही किया जो उसने कहा था। उसने एक के बाद एक 3 युद्धों की ऐसी बिसात बिछाई जो छोटी थीं मगर बहुत निर्णायक थीं। हर जीत के साथ ज्यादा से ज्यादा जर्मन राज्य प्रशिया के झंडे के नीचे आते गए और एक यूनिफाइड जर्मनी की तस्वीर साफ होने लगी। और आखिर में 1871 में फ्रांस को हराने के बाद वर्साई की शानदार शीश महल में एक यूनिफाइड जर्मन साम्राज्य का ऐलान कर दिया गया। राष्ट्रवाद की ताकत ने यूरोप के दिल में एक नई महाशक्ति को जन्म दे दिया था। चलिए, अब जर्मनी से इटली की तरफ चलते हैं, एक और इलाका जो लंबे समय से बटा हुआ था लेकिन जहां राष्ट्रवाद की आग धधक रही थी। हालांकि इटली का रास्ता जर्मनी से थोड़ा अलग था और इसमें कई बड़े चेहरों का हाथ था।
इटली के एकीकरण के पीछे असल में 3 स्तंभ थे। एक थे मैज़िनी, वो आत्मा जिसने एक इटली का सपना देखा। दूसरे थे कैवूर, वो दिमाग जिसने कूटनीति से रास्ते बनाए। और तीसरे थे गैरिबाल्डी, वो तलवार जिसने अपनी सेना के दम पर इटली को एक किया। और इन तीनों की कोशिशों से 1861 में इटली के साम्राज्य का जन्म हुआ, एक और सदियों पुरानी जमीन का एक नए मॉडर्न राष्ट्र के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण ने राष्ट्रवाद के एक नए युग की शुरुआत कर दी। ये आइडिया अब पूरे महाद्वीप में और उसके बाहर भी फैल गया, जिसके नतीजे बहुत दूर तक गए और अक्सर हिंसक भी हुए। इसका सबसे खतरनाक उदाहरण था बाल्कन का इलाका। इसे यूरोप का बारूद घर भी कहते थे। यहाँ राष्ट्रवाद की अलग अलग चिंगारियां सुलग रही थी, जहाँ सर्ब, यूनानी और कई दूसरे समूह बड़े साम्राज्यों से आज़ादी चाहते थे। हर समूह अपनी अलग पहचान चाहता था, और इसने इस पूरे इलाके को एक ऐसे बारूद के ढेर में बदल दिया जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की विरासत एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। एक तरफ इसने यूरोप का नक्शा बदल दिया, नए देश बनाए, डेमोक्रेसी के आइडिया को फैलाया, लेकिन दूसरी तरफ इसी राष्ट्रवाद ने देशों के बीच ऐसी कड़वाहट पैदा की जिसका नतीजा आखिर में पहले विश्व युद्ध की भयानक तबाही के रूप में सामने आया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये तो तय है कि राष्ट्रवाद ने हमारी आज की दुनिया को घड़ा है, पर क्या इस विचार की बनाने की ताकत हमेशा इसकी मिटाने की ताकत से जुड़ी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 100 साल पहले था।